सभी साथियों को जय हिंद। मैं आपका साथी डॉक्टर अशोक शर्मा एक बार फिर से आप सब लोगों के साथ आज का सेशन, और इस सेशन में हम चर्चा करेंगे रीट मेंस के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के। बहुत सारे बच्चे मैसेज करते हैं, कॉल करते हैं और अलग अलग प्रकार के क्वेश्चंस पूछते रहते हैं। स्वाभाविक भी है, बहुत सारे बच्चे पहली बार इस प्रक्रिया से गुजरेंगे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया से गुजरेंगे, तो उनके मन में कई शंकाएं होती हैं, बहुत सारे संदेह होते हैं और उनको लगता है कि कहीं मुझे किसी छोटी सी कमी की वजह से मुझे बाहर तो नहीं कर दिया जाएगा। उसके दिमाग में अलग अलग प्रकार के क्वेश्चंस आ जाते हैं, अनावश्यक ही आ जाते हैं। वो खुद ही सोच लेता है कि यार मेरे पास ये तो है ही नहीं, क्या पता मुझे इस न होने की वजह से बाहर तो नहीं कर दिया जाएगा। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये विश्वास दिला देता हूं कि ऐसी कोई डरने की बात नहीं है। आपने एग्जाम पास किया है, इसलिए आपको ये नौकरी दी जाएगी यदि आप उस क्राइटेरिया में आते हो। तो यदि कोई डॉक्यूमेंट्स आपके पास नहीं है तो वो बन जाएगा, इसलिए डरने की, घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। बहुत बेसिक से डॉक्यूमेंट्स आपसे मांगते हैं, आपकी जो मार्कशीट हैं वो आपसे मांगते हैं, आपकी डिग्रीज हैं वो आपसे मांगते हैं, आपकी मूल निवास प्रमाण पत्र है वो आपसे मांगते हैं। तो बहुत कॉमन प्रक्रिया होती है, इसलिए डरने घबराने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन फिर भी इसकी जानकारी होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है ये चयन प्रक्रिया की। इसलिए आपको इस प्रक्रिया के बारे में बहुत सारी चीजें जान लेनी चाहिए। और आज हमारे साथ पंकज हैं। पंकज इस प्रक्रिया से गुजरे हुए हैं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया से। तो हम चाहेंगे कि पंकज हमें एक एक स्टेप, एक एक बिंदु को ठीक ढंग से समझाएं, ताकि बच्चों के दिमाग में किसी प्रकार की कोई शंका और संदेह रह नहीं जाए। आज सुबह ही मैंने कम्युनिटी टैब पे ये पूछा था आप लोगों से कि आपके भी क्या क्या शंकाएं हैं, आपके क्या क्या क्वेश्चंस हैं। तो आप सब लोगों ने कमेंट बॉक्स में लिखा भी है। हमने उन सभी क्वेश्चंस को नोट कर लिया है। उन सभी क्वेश्चंस के आंसर्स भी आप लोगों को आज के इस सेशन में मिल जाएंगे। फिर भी हो सकता है कि भाई कोई शंका आपके दिमाग में रह जाए, तो आप कमेंट बॉक्स में फिर लिख देना, हम वहां उत्तर दे देंगे। और आवश्यक हुआ तो आप मुझे मेरे नंबर पे मैसेज करके भी पूछ सकते हो। हमारा टेलीग्राम चैनल है डॉक्टर अशोक शर्मा इंग्लिश, उस पर भी हम सारी सूचनाएं समय समय पर डालते रहते हैं, तो आप उसको ज्वाइन कर लो। वहां आपको सभी अद्यतन सूचनाएं मिलती रहती हैं। अब मैं चाहूंगा पंकज सारी चीजों को, सभी बातों को डिटेल से समझाएं, एक एक बात को खूब अच्छे से एक्सप्लेन करें। पंकज। थैंक यू सर, गुड इवनिंग। आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो रही है। इससे संबंधित कुछ सर्कुलर कल भी आए हैं और कुछ सर्कुलर आज भी आए हैं। तो सबसे पहले अपन ये जान लेते हैं कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता क्या है। जो फॉर्म भरते टाइम आपने जो जानकारियाँ आपने दी हैं और जिस पद के लिए, जिस सब्जेक्ट में आपका चयन हुआ है, उससे उसकी जो अहर्ताएं हैं उनका जो मिलान है ना वो किया जाएगा। जो भी जो 10th की मार्कशीट है, 12th की मार्कशीट है, उनके सर्टिफिकेट है, आपके जो ग्रेजुएशन की जो मार्कशीट हैं, वो जो नॉर्मल जो चीज़ें हैं ना वही आपसे पूछी जाएंगी। और जो जितनी भी डिटेल्स हैं वो सारी जो सर्कुलर आए हैं उनमें बताया भी गया है। और अपन मिल के उनको देखते हैं कि किस तरह से प्रक्रिया ये आगे बढ़ेगी। जो सबसे पहले जो सर्कुलर जो आज आया, जो ध्यान देने लायक बात है वो अपन देखें तो वो ये है। यहाँ से अगर आपको पढ़ना ही चाहिए, ये सर्कुलर सबके पास आपके पास होगा, अगर नहीं होगा तो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। यहाँ से लेके यहाँ तक आपको पढ़ना ही चाहिए। मैं आपको बता देता हूँ ये है क्या। इसमें क्या है कि 21 तारीख से लेके 30 तारीख के बीच के अंदर जिन बच्चों का 2 गुना के अंदर चयन हुआ है उनको उनकी SSO ID लॉगिन करनी है। और वहाँ पे उनको एकदम से वो मैं बता देता हूँ कि वो कौन सा कॉलम आपको मिलेगा। इस तरह का आपको कॉलम मिल जाएगा और वहाँ पे आपको ऑनलाइन फॉर्म भरना है। सबसे पहले जो यहाँ से चीज़ आपको देखनी चाहिए वो ये है कि जो सारी प्रक्रिया फॉर्म की जो चलेगी, इस डेट को आपको ध्यान रखना है। जो बच्चे 2 गुना में चयनित हुए हैं
उसके अंदर जो सबसे ध्यान देने वाली बात है, ये प्रक्रिया ऑनलाइन होगी। 21 से 30 के बीच के अंदर आपको जो भी डिटेल्स एसएसओ आईडी के अंदर जो भी उनका फॉर्मेट है उस हिसाब से आपको ऑनलाइन भरना है। उसकी एक फीस निर्धारित की गई है कि 100 रुपये है। उसके बाद अगर आप अगर नीचे देखोगे तो ये जो सबसे ध्यान देने वाली बात इसके बाद जो नेक्स्ट है वो ये है कि इसके बाद इसकी 2 प्रति और जमा फीस की जो प्रिंट है ना वो आपको रखनी है। 2 प्रति आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स है ना उनकी 2 अलग अलग डॉक्यूमेंट्स आपको तैयार करके रखना है। यहाँ से आपको ये देखना चाहिए और आपको ये पढ़ना भी चाहिए। इसके बाद जब अपन देखते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ कि फॉर्मेट क्या है एसएसओ आईडी का। जो जो बच्चे चयनित हुए हैं उनको एसएसओ आईडी लॉगिन करनी है और वहाँ पर आपको इस तरह का एक प्रोसेस मिल जाएगा और वो वहाँ पे जो डिटेल्स पूछी जाएंगी वो आपको भरनी है। 21 से 30 ये आपको डेट आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद अगर अपन आगे चलते हैं, जो दिशा निर्देश जो कल आए थे इनके बारे में अगर यहाँ पे अपन देखें भी करना क्या आपको, तो ये 21 से 30 के बीच जो फॉर्म भरने के बाद आपके फ़ोन के ऊपर जो फ़ोन नंबर आपने दिए हैं, जो ईमेल आईडी आपने दी है, वहाँ पे आपके पास मैसेज आएगा। आपको ये बताया जाएगा कि कौन सी डेट को कौन से टाइम स्लॉट को आपको उपस्थित होना है। ये जो आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स भी साथ लेके जाने हैं और जो 2-2 प्रतियां आपने साथ में बनाई हैं उनकी फोटोकॉपी की वो भी आपको साथ रखनी है। आगे देखते हैं इसके अंदर आगे है क्या। इसके अंदर जो आगे अगर आप देखोगे ना तो एक पूरी चेकलिस्ट मैं आपको बता देता हूँ। ये जो इसमें आगे अगर आप देखोगे ना तो ये आपको पूरी चेकलिस्ट दी हुई है, इसका आपको प्रिंट निकलवाना है। जब आपको फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए आपको बुलाया जाएगा, फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको बुलाया जाएगा, तो इसका एक आपको प्रिंट निकलवाना है। इसके अंदर आपको कौन सा दस्तावेज, आपका जिला कौन सा वो भरना है, यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा। आप कौन से सामान्य के लिए विशेष शिक्षा के लिए चयनित हुए तो आपको यहाँ पे टिक करना पड़ेगा कि सामान्य है तो विशेष शिक्षा है तो विशेष शिक्षा। आपके रीट मेंस के अंदर रोल नंबर क्या थे वो आपको यहाँ पे भरने पड़ेंगे। आपके आधार क्रमांक क्या है वो भरने पड़ेंगे। आप टीएसपी से हैं कि नॉन टीएसपी से हैं वो आपको यहाँ पे भरना पड़ेगा। आपका आवेदन क्रमांक, आपने रीट मेंस के अंदर जो आपकी एप्लीकेशन आईडी है वो यहाँ पे आपको भरनी पड़ेगी। आपका नाम क्या है, आपकी माता का नाम क्या है, मेल फीमेल, ये जो बेसिक जानकारी है ना वो आपको भरनी है। इसको आपको प्रिंट आउट निकलवाना है, ये आपको साथ रखना पड़ेगा। आपके डॉक्यूमेंट्स के जो फोटोकॉपी होंगे ना उसके ऊपर ये लगेगा, ठीक है। फिर अगर आप देखें कि आगे क्या है तो इसके अंदर जो आगे जो है ना आपको किस तरह से भरना है। आपका जो रीट मेंस का जो आपने फॉर्म भरा था ये आपके पास होगा, नहीं होगा तो आपके एसएसओ आईडी से आप उसको निकलवा सकते हैं। उसके अंदर सबसे पहले आपको वो लगाना है, यहाँ पे आपको संख्या लिखनी है उसकी 1 और फिर हाँ या ना, ये आपके पास है तो आपको हाँ लिखना है, ठीक है। और फिर वो आपको इस चेकलिस्ट के पीछे आपको लगाना है। फिर जिस तरह से चीज़ें दी हुई हैं कि भाई 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, आपके उसके अंदर 12th के अंदर कितने परसेंटेज हैं, ग्रेजुएशन में कितने परसेंटेज हैं, ये पूरी चेक लिस्ट है। इसके अंदर यहाँ पे मतलब आपको संख्या लगानी। संख्या किस बात की है कि आपने चेक लिस्ट के अंदर किस क्रम में उनको लगाया है, वो यहाँ पे सारों पे क्रम लगाना है, हाँ 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 हाँ। और इसके अंदर आप आगे देखोगे चीजें तो ऐसा भी होगा कि कुछ डॉक्यूमेंट्स आपके पास नहीं होगा, ठीक है, या वो आपके जिस पद के लिए चयनित हो उसके लिए नहीं होगा। जिस तरह से आप देखोगे उत्कृष्ट खिलाड़ी हो या भूतपूर्व सैनिक हो, बहुत से बच्चे नहीं होंगे तो आपको ना भी लगाना है। ये आपको पढ़ना चाहिए, आपके लिए आया। आपके जितने भी बेसिक्स क्वेश्चन है उनकी जानकारी आपको यहीं से मिल जाएंगी। और आगे अपन देखते हैं कि इसके अंदर और आगे क्या है। ये पूरी चेकलिस्ट है जो आपको भरनी पड़ेगी, खुद को भरनी पड़ेगी। इसके अंदर पूरी जानकारियां हैं कि भाई आपके 10th में कितने परसेंटेज थे, 12th में कितने परसेंटेज थे, आपके रीट के जो रीट आपने पात्रता एग्जाम पास किए उसके अंदर आपकी लैंग्वेज क्या रही है, ठीक है, आपके परसेंटेज कितने बने हैं। इसके अंदर ये पूरी बेसिक जानकारी है जो आप पढ़ोगे तो आराम से भर लोगे उसको, ठीक है। फिर आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। इसके अंदर जो एक विशेष बात ये है जहाँ पे बच्चों के दिक्कत आती है थोड़ी, उस पर अपन हाईलाइट करें तो इसमें ये है जो 21 नंबर का जो अपन कॉलम है ना, अगर ये देखेंगे कि इसमें बीएसटीसी और बीएड की जो आपने कॉलेज के अंदर जब आपने एडमिशन डेट थी ना वो मेंशन करनी है। और ये यूजुअली जो मार्कशीट यूनिवर्सिटीज़ देती हैं उसमें नहीं मिलता है। तो ये कहाँ मिलेगी? जिस कॉलेज से आपने बीएड और बीएसटीसी की है वहां पर जाके आप अपनी मार्कशीट दिखाओगे तो वो आपको एक लेटर पैड पे लिख के दे देंगे। ये कोई बड़ी बात नहीं, बहुत से बच्चों के पास तो ये होगी भी और नहीं भी होगी। तो आप आजकल के अंदर जाके जब भी आप अपने कॉलेज टाइम पे जाएंगे तो आपको लेटर पैड पे वो लिख के दे देंगे कि इस डेट के ऊपर आपका एडमिशन डेट हुआ है, वो मेंशन करना है, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे इसके अंदर और क्या है।
इसके अंदर एक मूल निवास से रिलेटेड मूल निवास लगाना है। अब इसमें मूल निवास के बारे में कुछ क्वेश्चन आए, जिसका मूल जो निकल के आया वो ये आया कि अगर आपके पास 19 जनवरी फॉर्म भरने की लास्ट डेट थी, उससे पहले का आपके पास मूल निवास है तो कोई दिक्कत नहीं, मूल निवास को बार बार बनाने की जरूरत नहीं है। मूल निवास एक डिजिटल प्रिंट आउट पे होना चाहिए, उस पर आपकी फोटो होनी चाहिए और सक्षम अधिकारी के साइन होने चाहिए। ये इतना ही मूल निवास का इतना ही है, ठीक है। उसके बाद अपन अगला जो पॉइंट देखें, ईडब्ल्यूएस से रिलेटेड भी काफ़ी क्वेश्चन आए कि भाई ईडब्ल्यूएस क्या है। तो उसके अंदर अगर आप ये देखोगे ना, नेक्स्ट नीचे पढ़ोगे चेकलिस्ट और भी देखोगे, तो उसमें ये पूरी जानकारियां हिंदी के अंदर एक बहुत ही सरल लैंग्वेज में दी गई है कि कब कब कौन से कागज चाहिए आपको और कब कब कौन सी डेट के चाहिए। ईडब्ल्यूएस के बारे में ये साफ लिखा हुआ है, चेकलिस्ट अगर अपन चेक करते हैं तो भी कि 19 जनवरी से पहले, चाहे वो ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट हो, चाहे ओबीसी का सर्टिफिकेट हो, चाहे एमबीसी का सर्टिफिकेट हो, एससी एसटी का, 19 जनवरी जो फॉर्म भरने की लास्ट डेट थी उससे पहले के आपके पास होने चाहिए, ठीक है। आगे चलते हैं। ये चेकलिस्ट है, जो जो आपकी जो जो आते हैं, जाति प्रमाण पत्र है 6 महीने के लिए है, और वो मतलब कि एक परफॉर्मा के साथ उसको 3 साल तक भी किया जा सकता है। वो आप जानते हैं इन चीज़ों को, और अगर आप देखोगे तो पता भी लग जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं कि और कौन सा होता है। जो भी जिस क्राइटेरिया में आप आते हैं वहाँ आपको हाँ ना करनी है। और अगर कोई चीज़ नहीं भी समझ में आए ना, तो वहाँ पे अगर आप जाओगे, जिस स्कूल में जिस कॉलेज में आपको बुलाया जाएगा, वहाँ पे बच्चे आपके जैसे बच्चे होंगे और टीचर्स होंगे वहाँ हेल्प करने के लिए, तो उनको पूछ के भी भरा जा सकता है। ये खाली 2 पेज का है, इसके अंदर कुछ ज़्यादा डिटेल्स भरनी भी नहीं है। आपके जो डॉक्यूमेंट्स है ना, उनको क्रम में लगाना है, हाँ ना, बस यही इसमें करना है। और कुछ ना समझ में आए तो वहाँ पे भी आपको जाके पूछ सकते हो, आपको बताएंगे, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। ये स्व घोषणा पत्र, इसके अंदर जो स्व घोषणा पत्र है, अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, कोई आपराधिक मामला तो नहीं है आपके ऊपर, इसके अंदर पूरा दिया हुआ है। और इससे रिलेटेड कोई नोटरी वोटरी जो करते हैं उनको पूरी जानकारियां भी होती हैं, उनको आप पूछ सकते हैं। बाकी इसके अंदर भी दिया हुआ है। और ये कोई लंबा चौड़ा काम है भी नहीं कि भाई आप जिस दिन आप चले भी गए ना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, उस दिन भी कुछ नहीं हुआ ना, तो ये 5 मिनट का काम, आप कोई भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से आप ये काम करवा सकते हो, और ये कोई बड़ी बात है भी नहीं, ठीक है। आगे चलते हैं। इसके अंदर ये जितने भी स्व घोषणा पत्र, 2-3 टाइप के स्व घोषणा पत्र होते हैं कि भाई आपने दहेज लिया है, आप स्मोकिंग करते हो, कि धूम्रपान से रिलेटेड आप पे कोई आपराधिक मामला है कि नहीं है। ये 3-4 सर्टिफिकेट आपसे स्व घोषणा पत्र आपसे लिए जाते हैं, जो इसके अंदर पूरा फॉर्म डिटेल्स दिया भी हुआ है, और वहाँ आप जाके पूछोगे तो आपको बता भी देंगे कि इनको किस तरह से भरना है। नेक्स्ट देखते हैं। आगे जो आएगी ना वो ये है कि इसके अंदर कौन पात्र है, कौन क्या है, आपके जितने भी जो कॉमन क्वेश्चन है ना, उनकी सारी जानकारी आपके अंदर यहाँ पे मिलेंगी। मतलब कि जो क्वेश्चन है वो भी दिया हुआ है, उसका आंसर भी दिया हुआ है। 2-4 अपन देखते हैं जो कॉमन है, उनको देखते हैं। देखिए मैं बताऊं आपको कि महिला अभ्यर्थी के विवाह उपरांत उपनाम में परिवर्तित होने पर, इसका आंसर ये कॉमन है। मान लो किसी का पहले नाम सुनीता चौधरी था, अब विवाह के बाद सुनीता चाहर हो गया, तो क्या है? तो इसका आंसर इसमें दिया हुआ है कि विवाह उपरांत महिला के उपनाम में परिवर्तित होने पर उसका जो मूल नाम माध्यमिक जो 10th के अंदर जो नाम था ना, वो उसको देखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि अभ्यर्थी, मतलब ये कॉमन क्वेश्चन आप देखोगे, आपकी जो भी प्रॉब्लम है ना, इसमें पूरी चेकलिस्ट दी हुई है कि क्या है क्या नहीं है। अपन कॉमन चीजें देखते हैं। अभ्यर्थी राजस्थान राज्य का मूल निवासी है अथवा नहीं, यदि नहीं तो किस राज्य का मूल निवासी है, ये आपको भरना पड़ेगा। राजस्थान में इस तरह की नियम है कि ये इस तरह की मैरिड वुमेन्स में देखा जाता है कि अगर वो मान लो हरियाणा में ईडब्ल्यूएस में आती है और उसकी शादी अगर राजस्थान में हुई है, तो उसको एक सामान्य महिला के अंदर, वो जनरल कैटेगरी के अंदर आएंगी, वो ईडब्ल्यूएस में काउंट नहीं होंगी। ये अगर आप चीज़ों की देखोगे तो ये इसमें खास साफ तरीके से इन चीज़ों को बताया हुआ भी है, ठीक है। ये जो 6 नंबर पॉइंट है, इसके अंदर यही डिटेल है। ज़्यादातर ये क्वेश्चन एक नॉर्मल क्वेश्चन था, मेजर क्वेश्चन था, कॉमन बार बार पूछा जा रहा था। तो मैं आपको बता दूं कि कोई महिला बाहर की है, वो अगर यहाँ पे शादी करके राजस्थान में आती है तो उसको जनरल में काउंट किया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं कि और क्या है इसके अंदर। कॉमन क्वेश्चन है।
इसके अंदर फिर जो दूसरा जो मेजर जो क्वेश्चन आएंगे जो बार बार पूछे गए वो ईडब्ल्यूएस से रिलेटेड थे, ओबीसी से रिलेटेड थे। ऐसा बहुत सारे बच्चों के साथ हो रहा है। जैसे ईडब्ल्यूएस की जो वैलिडिटी है वो अप्रैल टू अप्रैल होती है, तो इसके अंदर अब क्या क्या करना है उसके अंदर 19 जनवरी से पहले आपके पास ईडब्ल्यूएस होना चाहिए। 19 जनवरी से पहले का आपके पास ईडब्ल्यूएस होना चाहिए। और अभी भी ईडब्ल्यूएस हो, चाहे कास्ट सर्टिफिकेट हो, चाहे इनकम सर्टिफिकेट हो, आजकल इनमें 5 से 7 दिन का टाइम लगता है। अगर आपके पास नहीं भी है तो आप बना सकते हो। आप अगर 10 नंबर और 11 नंबर को इनको अगर आप ठीक से पढ़ोगे ना, तो इसके अंदर जो ज़्यादातर जो क्वेश्चन पूछे गए ना आपको इन 10 में 11 में मिल जाएंगे। ईडब्ल्यूएस से रिलेटेड है, चाहे ओबीसी से रिलेटेड है, इसके अंदर देखो साफ लिखी हुई है। अगर आप इसको 10 नंबर पॉइंट को आप ठीक से पढ़ोगे तो इसके अंदर लिखा हुआ है कि अंतिम दिनांक 19/1 से प्रमाण पत्र अनिवार्य है। इसमें चेकलिस्ट में ऐसा लिखा हुआ है कि आपके पास जो भी आपने रिजर्वेशन का लाभ लिया है, जिस भी कैटेगरी से लिया है, वो आपको 19/1 से पहले का होना ही चाहिए। इसमें ऐसा लिखा हुआ है, ठीक है। 11 नंबर आप अगर देखोगे तो इसमें ये भी लिखा हुआ है। जैसे अब आप इसको ठीक से पढ़ोगे तो मैं आपको बता देता हूँ इसमें क्या लिखा हुआ है कि जैसे ईडब्ल्यूएस है उसकी अप्रैल टू अप्रैल होती है, आपने जनवरी से पहले बनाया हुआ है, अब चल रहा है जून, तो भाई आपको नवीन बनाना पड़ेगा। आपने बना लिया होगा और नहीं भी बनाया है ना तो 5 से 7 दिन के अंदर वो बन जाता है। आपसे वो नवीनतम जो सर्टिफिकेट है ना वो भी मांगेंगे, चाहे वो कास्ट सर्टिफिकेट हो, चाहे जाति प्रमाण पत्र हो, या फिर जो भी आय प्रमाण पत्र हो, वो आपसे लेटेस्ट भी मांगेंगे, ठीक है। ये आपको बनवा लेना चाहिए। और इसमें जो 5 से 7 दिन का टाइम लगता है, कोई लंबा चौड़ा इतना कोई टाइम है भी नहीं इसके अंदर, ठीक है। एक जो बार बार एक क्वेश्चन पूछा जा रहा था वो आप देखोगे इस 13 नंबर पॉइंट के अंदर लिखा हुआ है। मैं आपको बता देता हूँ कि ईडब्ल्यूएस महिलाओं के साथ इस तरह की समस्या आ रही है, वो इस तरह के बार बार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं कि उनको जो इनकम सर्टिफिकेट है, जो ईडब्ल्यूएस है, वो उनको अपने पति के नाम से बनवाना है या फिर अपने पिता के नाम से बनवाना है। तो इसके अंदर साफ लिखा हुआ है कि कोई दिक्कत नहीं है अगर उनके पास पिता के नाम से भी है, वैलिड सर्टिफिकेट उनके पास अगर पिता के नाम से भी है या फिर अपने पति के नाम से भी है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं। वो एक दिखाना होगा, उसका टाइम पीरियड होना चाहिए और वो एक वैलिड सर्टिफिकेट होना चाहिए। किसी में भी किसी का भी चलेगा उसके अंदर। ये 11 नंबर के अंदर ऐसा लिखा हुआ है, 12 नंबर के अंदर आप ठीक से पढ़ोगे तो आपको मिल जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। इसके अंदर जो आगे जो भी जितनी भी चीज़ें हैं ना वो कि भाई विकलांग कोटे हैं, विकलांगों दिव्यांगों को किस तरह का लाभ मिल रहा है, किस तरह की चीज़ें हैं, ये आपको पूरी जानकारी इसके अंदर दी हुई है। आप पढ़ोगे, ये आपके लिए ही आई है। इसके अंदर कोई विशेष इतनी कोई बड़ी बात है भी नहीं। जो मेजर जो चीज़ें थी वो कि सर मेरा मार्कशीट के अंदर नाम में गड़बड़ है, मेरे आधार कार्ड के अंदर नाम में गड़बड़ है, तो ये जितने आधार कार्ड के अंदर अगर किसी में नाम में गड़बड़ है, किसी के पिता के नाम के अंदर स्पेलिंग गलत है, कोई डेट ऑफ बर्थ गलत है, तो ये भी प्रक्रिया ना वो 5-7 दिन के अंदर हो जाती है। और अगर नहीं भी होती है तो इसके ऊपर आपको बता देंगे उस कि नाम के लिए आपके कागज नहीं रोके जाते हैं, आपकी प्रक्रिया नहीं रोकी जाती है नाम के लिए, वो आपके बता देंगे। आपको एक स्व घोषणा पत्र है ना वो सेल्फ अटेस्टेड करके वो आपसे ले लेंगे, ठीक है। इस पे कोई पैनिक होने की जरूरत भी नहीं, स्पेलिंग किससे नाम से रिलेटेड है भी नहीं। ईडब्ल्यूएस का मैं बता ही चुका हूं, ठीक है। जाति प्रमाण पत्र है उसका 6 महीने होता है, 19/1 से पहले का होना चाहिए और आपको नवीनतम भी बना लेना चाहिए, ठीक है। आय प्रमाण पत्र है, अगर आपने फॉर्म भरते टाइम अगर आपने 2.5 लाख से कम आपने इनकम दिखाई है तो आपसे सबसे पहले वो यही मांगेंगे कि आपको सर्टिफिकेट दिखाओ, तो वो 19/1 से पहले का होना चाहिए, ठीक है। आपको नवीनतम भी बना लेना चाहिए, ठीक है। ये पूरी एक चेकलिस्ट है जो 2 पेज की चेकलिस्ट है। इसके अंदर आपको आपका नाम वाम मैंने आपको बताया, क्रम के अंदर आपको डॉक्यूमेंट भरने हैं। आपको जो सबसे मेजर बात जो आज ये है वो ये है कि 21 तारीख से लेके 30 तारीख के बीच के अंदर आपको SSO ID के ऊपर जाके लॉगिन करना है। उसके बाद आपके फ़ोन के ऊपर मैसेज आएगा कि भाई किस डेट को किस टाइम स्लॉट के ऊपर और कौन सी जगह पे आपको फिजिकली प्रेजेंट होना है अपने डॉक्यूमेंट के साथ, उस दिनांक को आपको जाना है। ये जो एक प्रक्रिया थी ये अपन ने मिल के देखी कि क्या प्रक्रिया है। पैनिक होने की कोई ज़रूरत नहीं। आपके पास, मुझे पता है आपको और आपको भी पता, आपके पास 10th की मार्कशीट है, 12th की मार्कशीट आपके पास है, ग्रेजुएशन की मार्कशीट है आपके पास। अगर आपके पास दिक्कत, एक क्वेश्चन ये भी पूछा गया सर मेरे पास बीएड की डिग्री नहीं है, मेरे पास मेरी ग्रेजुएशन की डिग्री नहीं है, तो आप यूनिवर्सिटी जाके लेके आ सकते हैं। और अगर किसी कारणवश अगर वो नहीं छपी है तो आपको यूनिवर्सिटी एक प्रोविजनल सर्टिफिकेट उस डिग्री से रिलेटेड आपको देगी, जो आपको लेके आना चाहिए, वो आपसे मांगेंगे, ठीक है। अब मैं आपके जो कुछ क्वेश्चंस हैं जो नॉर्मली क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं कि भाई कम्युनिटी टैब के अंदर, वो मैं लेने की कोशिश करता हूँ, कि उनके जवाब देने की मैं कोशिश करता हूँ। पहला क्वेश्चन था कि बीएड बीएसटीसी की एडमिशन डेट मार्कशीट में नहीं मिलेगी आपको। जनरली यूनिवर्सिटीज़ हैं वो मार्कशीट में नहीं छापती हैं। आप जिस भी
आपने कॉलेज से आपने बीएसटीसी की है, बीएड की है, आपको वहाँ जाना होगा, वहाँ पे आपको आप मार्कशीट दिखाओगे तो आपको एक लेटर पैड पे आपको लिख के वो दे देंगे। ठीक है। अगला क्वेश्चन एक ये पूछा गया कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पर कैंडिडेट अपनी कैटेगरी चेंज कर सकता है? नहीं भाई, ऐसा नहीं होता है। आपने ईडब्ल्यूएस से किया है, ओबीसी से किया है, तो आपको उसी कैटेगरी में, देखिए मैंने आपको बताया ना कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता क्या है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का मतलब ही ये है कि आपने फॉर्म भरते टाइम जो डिटेल्स दी हैं वो डिटेल्स आपके पास फिजिकली प्रेजेंट हैं कि नहीं है। आपके पास आपने 10th की जो मार्कशीट दिखाई, जितने परसेंटेज आपने बताए थे उतने परसेंटेज आपके 10th में बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं। जितने परसेंटेज आपने ग्रेजुएशन में बताए उतने परसेंटेज आपके मार्कशीट में बन रहे हैं कि नहीं बन रहे। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इतना ही होता है। ठीक है। डीवी के लिए खुद को जाना जरूरी है। हाँ भाई, खुद को जाना पड़ेगा, खुद को सेल्फ वहाँ पे प्रेजेंट होना पड़ेगा। 21 से 30 के बीच के अंदर जो प्रक्रिया है वो कोई भी भर सकता है, वो ऑनलाइन है। वो ऑनलाइन आप कर सकते हो, लेकिन जब आपको फिजिकली बुलाया जाएगा मैसेज के थ्रू तो वहाँ पे आपको खुद को जाना पड़ेगा। आय प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र जितना जाति प्रमाण पत्र है, आय प्रमाण पत्र है, ओबीसी का सर्टिफिकेट है, ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट है, ये आपके पास 19 जनवरी जो फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट थी उससे पहले का आपके पास प्रूफ होना चाहिए, और आपको नवीनतम भी बना लेना चाहिए। ठीक है। डिग्री आई नहीं, तो डिग्री अगर आपके पास नहीं है तो आपको यूनिवर्सिटी है वो प्रोविजनल सर्टिफिकेट देगी जो मान्य है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हरियाणा, एक ये क्वेश्चन आया, हरियाणा इंग्लिश कंपलसरी। देखो भाई, इसके बारे में ये जानकारी है कि पिछली बार कोर्ट ने इनको अलाउ किया था, इस बार इनकी क्या प्रक्रिया रहेगी क्या नहीं, आप अपने डॉक्यूमेंट्स लेके वहाँ पे जाओ, आपको बताएंगे इस बार क्या प्रक्रिया, ये अभी कोई जानकारी है नहीं। ईडब्ल्यूएस फादर हस्बैंड, इस पे अपन बात कर चुके हैं। आधार के अंदर कुछ गड़बड़ है तो आधार अपडेट आजकल ये भी 5-7 दिन के अंदर हो जाता है, ये कोई इतनी बड़ी कोई मिस्टेक है भी नहीं। आपको आधार अपडेट करवा लेना चाहिए, ये आपको आधार नामांकन के अंदर होते हैं, वहाँ पे अगर आप जाओगे तो एक छोटे से शुल्क के साथ आपके अंदर ये चेंज हो जाता है 5 से 7 दिन के अंदर। हाँ भाई, एक बार बार जो क्वेश्चन पूछा गया वो एडिशनल के बारे में पूछा गया है, तो मैं आपको बता दूं कि अगर आप चेकलिस्ट अगर इसको पढ़ोगे नीचे, तो जो 61 से 62 नंबर का जो क्रमांक आएगा उसके अंदर अभी तक की प्रक्रिया के अंदर एडिशनल को शामिल किया गया है। आगे क्या होता है क्या नहीं होता ये बोर्ड बताएगा, तो अभी तक की प्रक्रिया के अंदर इनको शामिल किया गया है। अलग से जिस तरह से फॉर्म के अंदर एडिशनल को वापस कॉलम दिया गया था उस तरह का कोई कॉलम अभी है भी नहीं, 2-3 दिन के अंदर चीज़ें है ना स्पष्ट हो जाएंगी। लेकिन अभी तक अगर आप जो प्रक्रिया को अगर आप पढ़ोगे कि वो पात्र हैं कि अपात्र हैं इसके अंदर, तो आप देखोगे कि उनको पात्र माना गया है। कॉलम में ये लिखा गया है कि विचाराधीन है मामला, सुप्रीम कोर्ट के स्टे के आधार के ऊपर ये मामला विचाराधीन है। अभी तक के मामले में उनका रिजल्ट आया है और अभी तक के मामले में वो शामिल है। ठीक है। ये एक यूजुअली जो आपके जो क्वेश्चन आए, जो नॉर्मल क्वेश्चन आए थे वो ये आए थे। जो कंक्लूजन ये निकलता है कि जो आपकी जो मार्कशीट है ना, जो 10th है 12th है ग्रेजुएशन की जो मार्कशीट है, आपके आधार कार्ड है आपके पास, जो भी ओबीसी ईडब्ल्यूएस SC ST का जो सर्टिफिकेट है उनको रखें। उनको 21 से 30 के बीच के अंदर आप पहले SSO ID के ऊपर लॉगिन करें, फिर जो कॉपियाँ हैं 2-2 सेट बना लें। आपके फ़ोन के ऊपर मैसेज आएगा, एक कौन सी जगह कौन सा टाइम आपको बताया जाएगा, वहाँ पे अपनी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के साथ जो फोटो कॉपीज़ हैं वो लेके जाएं। ये इसकी फ़ोटो कॉपी एक निकलवा लें, जो चेकलिस्ट है इसके अंदर भर लें। कुछ नहीं समझ में आता है तो वहाँ पे पूछ लें, उनके क्रम में जो फोटो कॉपी है वो उनको लगाते जाएं, फिर वो आपको बता दें कोई भी दिक्कत होगी। और अगर कोई भी डॉक्यूमेंट अगर नहीं भी बनता है तो वो आपको टाइम देंगे, वैसा नहीं है कि वहीं पे रिजेक्ट कर देंगे। आपको एक टाइम दिया जाएगा कि उस टाइम पे आपको इतने टाइम में आप उसको ला दो। ठीक है। ये नॉर्मल आपके क्वेश्चन थे, मैंने कोशिश की कि मैं उनको आपको बताऊं। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन आपका बच गया तो आप इस कमेंट बॉक्स में लिख दें, यूट्यूब कम्युनिटी पे लिख दें, फ़ोन कर लें, हम कोशिश करेंगे आपको बताएं। ठीक है। थैंक यू।